है मेरे प्यारे बच्चों ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 होगा ये कहां होगा। तो बोलोगे कि सर ये सऊदी अरब में होगा। कहां पर होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि सर सऊदी अरब में होगा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। और ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 है इसमें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रश्न क्या है कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो क्या बोलोगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये होगा कहां पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? तो बोलोगे सऊदी अरब के रियाद में होगा। कहां पर होगा? तो क्या बोलोगे? सऊदी अरब के रियाद में होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय सेना ने कहां रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? भारतीय सेना के द्वारा कहां रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है? तो राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर? राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान में कहां पर किया गया है? तो बोलोगे कि सर ये पोखरण में किया गया है। कहां किया गया है? तो क्या बोलोगे? पोखरण में किया गया। अच्छा ओडिशा मेरे प्यारे बच्चों, ओडिशा से याद रखना नंद कानन। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य। नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो आप बोलोगे ओडिशा में है सर। ये भी याद रखना भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो क्या बोलोगे कि सर भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे ओडिशा में है। अच्छा तमिलनाडु से मेरे प्यारे बच्चों आपको एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। और कर्नाटक से याद रखना कि कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों बांदीपुर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बोलोगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक में है। तो याद रखना रुद्रास्त्र ड्रोन है, इसका सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। तो याद रखना राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं राजस्थान से। तो सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर इसका राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो बोलोगे राजस्थान में है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं मेरे प्यारे लालियो। देखो बोलोगे सरिस्का कहां पर है? तो क्या बोलोगे दोस्तों? बोलोगे राजस्थान में है। फिर बात करते हैं डेजर्ट कहां है? राजस्थान में। केवलादेव, रणथंभौर, जवाहर सागर, रामगढ़ विषधारी, माउंट आबू, कुभलगढ़ और मुकुंदरा हिल्स जो मेरे प्यारे बच्चों है ये राजस्थान में है। आप बता दो कि राजस्थान दोस्तों राजस्थान जो है इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो पड़ोसी राज्य के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील मेरे प्यारे बच्चों कहां पे है? तो बोलोगे राजस्थान में है। और देखो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आप बताओ कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। जनसंख्या में कौन छोटा है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लालियो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान के जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी।
उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। याद रखना है आपको, बिल्कुल ही भूलना नहीं है। तो स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों जोधपुर को। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और याद रखना इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम पर जाकर के आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना। अभी तक जो भी मैंने पीडीएफ अपलोड किया है सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है मेरे प्यारे बच्चों देखो। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। उद्योग क्रांति की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो पंजाब राज्य ने मेरे प्यारे बच्चों उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला कि पंजाब राज्य ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। अब पंजाब ने शुरू किया है तो पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। अच्छा हरियाणा के बारे में यहाँ बात हो रही है ना, तो हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम। हरियाणा का एक शहर है मेरे प्यारे बच्चों गुरुग्राम, और गुरुग्राम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। फिर से गुरुग्राम में मेरे प्यारे बच्चों मस्तिष्क संस्थान जो है, मस्तिष्क संस्थान वो कहां पर है? तो बोलोगे सर गुरुग्राम में है। भारत का पहला अनाज एटीएम अनाज एटीएम मेरे प्यारे बच्चों गुरुग्राम में ही बना था, जिसका नाम था अन्नपूर्णा एटीएम। अन्नपूर्णा एटीएम मेरे प्यारे बच्चों कहां बना था? गुरुग्राम में बना था। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। भारत का पहला हेली हब मेरे प्यारे बच्चों कहां बना था? तो बोलोगे सर गुरुग्राम में बना था भारत का पहला हेली हब। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बिहार, तो बिहार से आपको याद रखना है कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों बिहार में है। फिर से बिहार से याद रखना कि बिहार में पंत वन्यजीव अभयारण्य है। पंत वन्यजीव अभयारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे बिहार में है। बिहार से याद रखना बिहार में है कांवर झील। बिहार में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे? कांवर झील है मेरे प्यारे बच्चों बिहार में। बिहार में मेरे प्यारे बच्चों घोरा कटोरा झील है। कटोरा झील मेरे प्यारे बच्चों बिहार के राजगीर में है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों फिर से बिहार से याद रखना कि बिहार के पटना में मोइन उलहक स्टेडियम है। बिहार के पटना में मोइन उल हक स्टेडियम है मेरे प्यारे बच्चों। और झारखंड के बारे में 1-2 प्रश्न आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मैंने इतना सारा स्टैटिक आपको बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला? उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब में हुई है ना, तो पंजाब से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का वास्तुकार दोस्तों कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि सर जरा बता दो आप कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। तो मैंने तो आपको कई बार बताया है ना वास्तुकार मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी जान लो कि चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है, वास्तुकार का नाम है ली कार्बूजियर मेरे प्यारे बच्चों। ये फ्रांस के थे ली कार्बूजियर, जो चंडीगढ़ के वास्तुकार है। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। देखो गवर्नर यहाँ के कौन है? तो गुलाब चंद्र कठारिया, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ पर राज्यसभा कितना है? तो 7 है, और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 13 है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभयारण्य और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर मेरे प्यारे बच्चों
कहां है, तो पंजाब में है, याद रखना आपको है। देखो ये दोस्तों स्टैटिक प्रश्नों का सीरीज है। स्टैटिक आपको जितना अच्छा तरीका से याद रहेगा उतना आपको एग्जाम में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं पंजाब से, तो कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील। कौन सा झील? कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहते हैं। पंजाब के अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। पंजाब के कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। अच्छा, बगीचा तो खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। अच्छा, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और पंजाब जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 नदी कौन कौन सी है? तो बोलोगे सर यहाँ पर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज नदी है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है। अगला प्रश्न आया है मेरे प्यारे बच्चों कि किसके नेतृत्व में एनसीसी कैंडिडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? किसके नेतृत्व में एनसीसी कैंडिडेट ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि कर्नल अमित विशिष्ट के नेतृत्व में, कर्नल अमित विशिष्ट के नेतृत्व में एनसीसी कैंडिडेट ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो दुनिया देखो दोस्तों, ये जो एनसीसी कैंडिडेट में दोस्तों 10 लोग थे, जिसमें 5 महिला थे और 5 पुरुष थे और सभी का एवरेज एज जो था वो 19 वर्ष एज था। और इनको राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों इनको सम्मानित किया गया है दिल्ली में। तो याद रखना किसके नेतृत्व में एनसीसी कैंडिडेट ने माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आप बोलोगे कर्नल अमित विशिष्ट के नेतृत्व में मेरे प्यारे बच्चों। और इन सबों को राजनाथ सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया है दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बात करते हैं एनसीसी के बारे में और फिर हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में। देखो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बोलोगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जो है वो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 88-49 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। कितनी इसकी ऊंचाई है? तो क्या बोलोगे? 88-49 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे चोटी 15 के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे कोलोलंगमा कहते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88-49 मीटर। इसे चोटी 15 के नाम से जानते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से जानते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में कोलोलंगमा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, जो कि नेपाल में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडवर्ड हिलेरी थे और तेंजिंग नोर्गे थे जो 1953 में गए थे माउंट एवरेस्ट पर। याद रखना माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम फतह करने वाले व्यक्ति का नाम है एडवर्ड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे भारतीय दोस्तों थे। प्रथम महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली? तो जुनको तेवई जो 1975 में गई थी और जुनको तेवई मेरे प्यारे बच्चों जापान की है। प्रथम भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली? तो बिछेंद्री पाल जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की थी। ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखो अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक कहां हुई है? अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक कहां हुई है? तो बोलोगे नई दिल्ली में हुई है। कहां हुई है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? नई दिल्ली में हुई है ना। तो जब नई दिल्ली में हुई है तो याद रखना नई दिल्ली से कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। बेंगलोर में मेरे प्यारे बच्चों केम्पेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
चेन्नई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अहमदाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब ये जो अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसकी अध्यक्षता जो की गई है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहां है, बोलोगे नई दिल्ली में है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई, तो बोलोगे 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रमेश शिवामणि जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप बताओ यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप वापस से देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने प्रश्न किया आपसे कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। आप बोलोगे सर 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे 15 जून को मनाया जाता है। अच्छा 15 जून को मनाया जाता है, तो इस बार के वैश्विक पवन दिवस का थीम क्या था, तो बोलोगे डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन, यही थीम था इस बार के पवन दिवस का। और यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा यह दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था। अच्छा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलोगे 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या है, तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था गिव ब्लड गिव होप, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स। क्या थीम था मेरे प्यारे बच्चों कि गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, यही थीम था इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये भी आपको याद रखना है कि जून महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, इसको तो जानेंगे ही। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रक्त के बारे में। रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में। रक्त कैसा उत्तक है, बोलोगे सर ये तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक हो चुका है तो यहाँ सही कर लेना। रक्त जो है वो कैसा उत्तक है, तो बोलोगे कि सर ये तरल संयोजी उत्तक है रक्त। और रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय, और जब क्षारीय प्रकृति होगी तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। और रक्त का भार जो होता है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त का कार्य क्या है, तो हार्मोन का परिवहन करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, गैस का परिवहन करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यही रक्त का कार्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने क्या बोला कि रक्त का अध्ययन किसमें होता है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण में रक्त का निर्माण जो होता है वो यकृत अर्थात लीवर में होता है। रक्त समूह की खोज जो की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था और इन्हें 1930 में मेडिसिन के क्षेत्र में रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये कब से दिया जा रहा है, 1901 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो विश्व दूध दिवस कब मनाया गया, 1 जून को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया गया। ग्लोबल हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स में प्यारे बच्चों कब मनाया गया, 1 जून को मनाया गया। फिर से अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया, 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया, 3 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था मेरे प्यारे बच्चों प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। देखो राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया गया, तो बोलोगे 6 जून को मनाया गया। फिर से विश्व कीट दिवस कब मनाया गया, 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो बोलोगे 7 जून को। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या था मेरे प्यारे बच्चों थीम, तो बोलोगे फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, यही थीम था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलोगे 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा दिवस, तो क्या बोलोगे आप कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। इस बार के महासागर दिवस का थीम था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। और विश्व
प्रत्यानन दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यानन दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 14 जून को। और वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 15 जून को मनाया गया वैश्विक पवन दिवस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा जून महीने तक अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की है? तो नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो दिल्ली ने की है। किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर, दिल्ली ने किया है। और दिल्ली कौन से नदी के किनारे है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ये जो आबकारी नीति है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कमजोर समुदायों की सुरक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यही है नई आबकारी नीति का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, जो दिल्ली में लागू किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलोगे रेखा गुप्ता है दिल्ली के मुख्यमंत्री। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो बोलोगे विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, आबकारी नीति दोस्तों दिल्ली ने लागू किया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने पंचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने मेरे प्यारे बच्चों, किस राज्य ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य करने का निर्णय लिया है? तो आप बोलोगे इसका सर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब मध्य प्रदेश हो जाएगा तो मध्य प्रदेश से क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश से क्या क्या प्रश्न आप बना सकते हो? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो फिर से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट और सर्वाधिक वनों वाला शहर जो है, वनों वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के बारे में। लोक रंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का शिप्रा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नगर है जो मध्य प्रदेश का है। सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था बेतवा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में है। भीम बेटिका की गुफा मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में है। और जबलपुर कौन सा? तो जबलपुर कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे नर्मदा नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखना, सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय पत्ती को, और अभी गोवा के फेनी को दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों जीआई टैग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला कि गोवा को। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, गोवा के बारे में तो जानेंगे ही हम। महाराष्ट्र में बोरीबिली नेशनल पार्क है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कर्नाटक में कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तमिलनाडु का नेशनल पार्क आपको एक बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं गोवा के बारे में कि गोवा से क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। तो याद रखना, देखो ये गोवा है और गोवा यहाँ मैप में अगर बात किया जाए तो मैप में गोवा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है गोवा, ये गोवा है। गोवा की सीमा लगती है महाराष्ट्र से और कर्नाटक से। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी जो है ये मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा कितना है? 1। लोकसभा कितना है? 2। गोवा में विधानसभा सीट 40 है और मिजोरम में भी विधानसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों 40 है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा की स्थापना दिवस 30 मई को मनाई जाती है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा चर्च अर्थात गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है
जो गोवा में है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम में है मेरे प्यारे बच्चों। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर बना है और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। नंदा झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो गोवा में है नंदा झील, याद रखना आप मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ है नंदा झील, तो क्या बोलोगे, गोवा में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि ये रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में भारत का स्थान क्या है, 131वां। और भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना है, तो बेंगलुरु बना है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, कि रक्त समूह की खोज किसने की, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या किस नाम से जानते हैं। इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।